गरीब बहू की मटके वाली खेती और रसोई। मम्मी जी देखिए, आपकी छोटी बहू दहेज में मटका लेकर आई है। ये क्या देवरानी जी, मायके से बहू फ्रिज, अलमारी, टीवी लेकर आती है, आप तो मटका लेकर आई है। अगर आपके मायके वालों के पास देने के लिए कुछ नहीं था तो आपको खाली हाथ भेज देते। ये मटका बेचने की क्या जरूरत थी? और नहीं तो क्या, आपके घर वालों को क्या लगता है हम लोगों के पास पानी रखने की जगह नहीं है? प्रीति अपने साथ दहेज में मटका लेकर आई थी, जिसे देखकर उसकी दोनों जेठानी नैना और ज्योति उसका मजाक उड़ाती हैं और आग में घी डालने के लिए उनकी पड़ोसन गंगा अपनी बालकनी से झांकते हुए कहती है, अरे ये क्या उर्मिला, तेरी छोटी बहू तो अपने साथ कुम्हार का चक्का ले आई है, इतना सारा मटका, तुझे पानी पीने में अब दिक्कत नहीं होगी। गंगा का ताना सुनकर उर्मिला को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में प्रीति से कहती है, बहू तू अपने साथ मटका क्यों लेकर आई है? क्या जरूरत थी मटका लाने की? आखिर ये बहू अपने साथ इतने सारे मटके लेकर क्यों आई है, जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। पिताजी, अब सूरज सिर पर आ गया है, आप कब तक मटका बनाने वाले हैं? अब थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी मटके आप शाम को बना लीजिएगा। प्रीति अपने पिता को पानी पीने के लिए देती है। हरिप्रसाद कड़ी धूप में बैठकर मटका बना रहे थे, उनके सिर से पसीना टपक रहा था। वो प्रीति के हाथ से पानी का ग्लास लेते हैं और पानी पीते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, तेरी शादी के लिए पैसे जुगाड़ने हैं। अगर अभी अच्छे से मेहनत नहीं करूंगा तो तेरी शादी कैसे करवाऊंगा? पिताजी, आप मेरी वजह से इतनी मेहनत मत कीजिए। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं प्रीति, बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर तू विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। देख, तेरी शादी की तैयारी हो रही है। 4 दिनों में प्रीति की शादी युवराज से होने वाली थी। प्रीति के घर के पास ही बहुत ही साधारण तरीके से उसकी शादी का मंडप बनाया गया था। वहीं उसके ससुराल में उर्मिला और मोतीलाल हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी, आपने हमारे छोटे बेटे की शादी क्यों तय कर दी? आप तो जानते हैं कि वो कोई काम नहीं करता और ऊपर से आपने उसकी शादी अपने गांव की लड़की से तय की है। अब हमारे इतने बड़े घर में गांव की लड़की आएगी? उर्मिला परेशान होकर मोतीलाल से शिकायत कर रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी बहू ज्योति और नैना बीच में टपक कर कहती है, अच्छा हुआ मम्मी जी जो डैडी जी ने देवर जी के लिए गांव की लड़की पसंद की, वरना कोई शहर की लड़की आती तो देवर जी उसके खर्चे उठा नहीं पाते। उर्मिला, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। हमारा बेटा बहुत ही आलसी और बिगड़ा हुआ है, उसकी शादी हो जाएगी तो शायद वो सुधर जाए। मोतीलाल का बेटा युवराज, जिसकी शादी प्रीति से होने वाली थी, वो बहुत ही हैंडसम, मस्कुलर और जिंदा दिल लड़का था। उसे आजाद पंछी की तरह जिंदगी जीना पसंद था। जहां उसके दोनों भाई अंश और विराज कंपनी संभालते तो वहीं वो अपने दोस्तों के साथ मजे करता। आज भी युवराज वही कर रहा था। भीड़ में सभी लोग उसका नाम ले रहे थे, युवराज, युवराज, अरे युवराज, आज तो तुझे ही जीतना पड़ेगा। अरे देखा ना रॉकी, मैंने तुझे फिर से हरा दिया। तू क्यों हर बार मुझसे हारने के लिए आ जाता है? चल, अब शर्त के मुताबिक मुझे 10,000 रुपए मुझे दे। रॉकी और युवराज दोनों गेमिंग सेंटर में गेम खेल रहे थे और गेम में युवराज जीत गया था। इसीलिए शर्त के मुताबिक रॉकी युवराज को अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देता है। युवराज, आज तो तेरा दिन अच्छा था, लेकिन कल मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, कल का कल देखेंगे। अब मैं घर चलता हूँ। युवराज अपने पैसे लेकर अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए गेमिंग सेंटर के बाहर आता है और अपनी बुलेट पर बैठकर अपने घर आ जाता है। युवराज को देखकर ज्योति अपनी नाक चढ़ा लेती है, मम्मी जी देखिए, आ गए आपके राजकुमार। देवर जी कहाँ से मटर गश्ती करके आ रहे हैं? बेटा अब तो सुधर जा, अब तेरी शादी होने वाली है, तेरी पत्नी आ जाएगी, तब भी क्या तू ये सब करेगा? हाँ, मैं तो शादी के बाद भी वैसे ही रहूंगा। आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो, आप लोग समझो, मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर युवराज सीधे अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पर बुलेट की चाबी फेंककर बिना जूते खोले बेड पर पड़ जाता है। युवराज के कमरे में जाने के बाद, क्या करूं मैं इस लड़के का? मैं तो तंग आ चुका हूं इससे, ये बहुत आलस करता है। मेरे दोनों बेटे अंश और विराज कितने अच्छे से कंपनी चलाते हैं और एक यूवी है जिसने आज तक कंपनी का मुंह भी नहीं देखा है। सारा दिन बस अपने कंप्यूटर में गेम खेलता रहता है। युवराज के घर वाले उसे प्यार से यूवी कहते हैं। हाँ जी, यूवी हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है उर्मिला, तुमने ही अपने लाल प्यार से उसे इतना बिगाड़ दिया है। युवराज को लेकर अक्सर मोतीलाल और उर्मिला में झगड़ा हो जाता था। एक तरफ दोनों युवराज की वजह से लड़ रहे थे तो वहीं युवराज को उसके दोस्त मनीष का कॉल आता है। अरे बोल भाई, कैसे याद किया? अरे यार, बड़ा उदास लग रहा है, आज भी घर वालों ने बातें सुनाई है क्या? हाँ यार, अब तो ये रोज का हो गया है। अरे भाई, तू अपने घर वालों को बात क्यों नहीं बता देता कि तू कितना बड़ा गेमर है? तूने वर्ल्ड वाइड गेमिंग कंपटीशन जीता है। अरे नहीं यार, मैं तो घर वालों को नहीं बताने वाला, जिसे जो समझना है समझने दो।
मनीष से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद युवराज फोन रख देता है और सो जाता है। वहीं प्रीति के घर में प्रीति अपनी मम्मी पापा के लिए खाना बनाती है। क्या बात है बेटा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ला बेटा 2 पूरी और डाल दे। प्रीति अपने पिताजी की थाली में पूरी डालती है। माँ, आपको भी पूरी दूं? प्रीति की माँ जानकी थोड़ी परेशान थी। क्या बात है माँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तेरे पिताजी ने तेरी शादी अमीर घर में तय की है और मैंने सुना है तेरी दोनों जेठानी अमीर घर से हैं। पता नहीं वो तेरे साथ कैसे पेश आएंगी, मुझे चिंता हो रही है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपने मुझे हमेशा यही सिखाया है ना, अगर मैं सही रहूंगी तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जान के इतनी परेशान मत हो, अपनी बेटी पर भरोसा करो। हमारी बेटी बहुत समझदार है और इसका होने वाला ससुर भी तो हमारे गांव का आदमी है। वो अपने गांव की बेटी के साथ बुरा थोड़े करेगा। हरि प्रसाद और प्रीति के समझाने पर जानकी शांत होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते शादी वाला दिन आ जाता है। युवराज और प्रीति की शादी हो जाती है। विदाई के समय प्रीति जानकी को गले लगाकर रो रही थी। फिर वो अपने पिता के पैर छूती है। बेटा, आज तू अपने ससुराल जा रही है। मेरे पास तुझे देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों का बनाया मटका देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है ये मटके तेरे एक दिन काम आएगा। अपने पिता का प्यार देखकर प्रीति रोने लगती है और अपने साथ अपने पिता के बनाए मटके भी अपने ससुराल ले आती है। प्रीति के मटके देखकर उसकी दोनों जेठानी उसका काफी मजाक उड़ाती हैं। ये क्या देवरानी जी, मायके से बहू फ्रिज, अलमारी, टीवी लेकर आती है, आप तो मटका लेकर आई हैं। अगर आपके मायके वालों के पास देने के लिए कुछ नहीं था तो आपको खाली हाथ भेज देते। ये मटका भेजने की क्या जरूरत थी। जेठानी के साथ साथ उनकी पड़ोसन गंगा भी प्रीति के लाए मटकों का मजाक बनाती है और प्रीति की सास उर्मिला को ताना मारती है। गंगा का ताना सुनकर उर्मिला गुस्सा हो जाती है। छोटी बहू, तुम अपने साथ मटका लेकर क्यों आई हो? क्या जरूरत थी तुम्हें मटका लाने की? माँ जी, मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से मुझे ये मटका अपने हाथों से बनाकर दिया है। माँ, मटका ही तो है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। मैं इसे अपने कमरे में रखवा दूंगा। युवराज की बात सुनकर उसकी बहन पायल, देख रही हो माँ, भैया तो अभी से जोरू के गुलाम बन गए। क्या बात है भैया, अभी से भाभी की इतनी साइड ले रहे हो? हाँ, अगर मैं इसकी साइड नहीं लूंगा तो कहीं वो तेरी तरह अपने मायके में जाकर न बैठ जाए। युवराज का करारा जवाब सुनकर पायल का मुंह बंद हो जाता है। पायल की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पति से गुस्सा होकर अपने मायके चली आई थी और काफी दिनों से मायके में ही रह रही थी। अब बस करो तुम लोग, बहू कलश गिराकर घर के अंदर आओ। प्रीति कलश गिराकर घर के अंदर आती है। मैं तो काफी थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। यूवी, प्रीति को भी अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ, वो भी थक गई होगी। प्रीति युवराज के साथ उसके कमरे में चली जाती है। थके होने की वजह से प्रीति जल्दी सो जाती है। अगले सुबह उसकी पहली रसोई थी। वो अच्छे से तैयार होकर हॉल में जाती है। अच्छा हुआ छोटी बहू तुम आ गई, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज तुम्हें खाने में मटर पनीर, फ्राइड राइस, नान, रोटी, चिली चिकन और बिरयानी बनाना है। साथ में रसमलाई बना देना, हमारे घर वालों को रसमलाई खाना पसंद है। इतना सारा खाना, पता नहीं ये लोग मुझसे 6-7 लोगों का खाना बनवा रहे हैं या फिर पूरे जिले का। तुम ये सारा खाना बना तो लोगी ना? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो बता दो। हाँ, मैं सारा खाना बना लूंगी। प्रीति रसोई में जाती है और एक एक करके अपने ससुराल वालों की फरमाइश के हिसाब से पहले मटर पनीर, फ्राइड राइस, बिरयानी और नान रोटी बनाती है। सभी लोग जब प्रीति के हाथ का बना खाना खाते हैं तब, अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। खाना ठीक ही बना है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम गांव की रहने वाली इतना सारा खाना एक साथ बना लोगी। जेठानी जी, गांव के लोग हर दिन अलग अलग फरमाइश का खाना खाते हैं। प्रीति की पहली रसोई का खाना सभी को पसंद आता है और सभी उसे नेक देते हैं। प्रीति सबसे प्यार से नेक लेती है और फिर रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे चक्कर आने लगता है। प्रीति खुद को संभालते हुए अपने कमरे में जाकर बैठती है। तभी युवराज कमरे में आता है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ी थकान हो गई है। शायद तुमने कुछ खाया भी नहीं है, जल्दी से खाना खा लो। ठीक है जी, मैं खाना खा लूंगी। युवराज और प्रीति दोनों बात कर रहे थे। तभी उर्मिला प्रीति को आवाज देती है। उर्मिला के बुलाने पर प्रीति नीचे जाती है। युवराज अपनी बाइक की चाबी लेकर सीढ़ियों से उतरता, तभी उसकी नजर उर्मिला और प्रीति पर पड़ती है। छोटी बहू, मैंने साबूदाना बना दिया, तुम छत पर जाकर साबूदाना का पापड़ बना दो। पापड़ को अच्छे से बड़ा बड़ा करके फैला देना। वैसे भी तुम गांव की हो तो तुम्हें तो ये सब आता ही होगा। उर्मिला की बात सुनकर प्रीति रसोई में जाकर साबूदाना का बर्तन लेकर छत पर पापड़ बनाने के लिए जाती है। युवराज प्रीति को बिना खाए पिए लगातार काम करते देख रहा था। प्रीति के छत पर जाने के बाद युवराज भी अपने बाइक पर बैठकर घूमने चला जाता है। थोड़ी देर बाद, माँ जी, मैंने छत पर पापड़ सूखने के लिए डाल दिए हैं,
एक काम करो, ये सारे कपड़े भी छत पर जाकर सूखने के लिए डाल दो। ज्योति और नैना छत पर नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें धूप से टैनिंग हो जाएगी। उर्मिला की बात सुनकर प्रीति छत पर कपड़े डालने के लिए जाती है। ससुराल में पहले दिन प्रीति को बहुत सारा काम करना पड़ता है। शाम को जब युवराज घर आता है तो देखता है कि प्रीति अभी भी काम कर रही है। प्रीति, यहाँ आओ और मेरे साथ कमरे में चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या बात है देवर जी, आज तक तो हमारे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आए और अपनी पत्नी की सेवा शुरू कर दी। इन सब के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? नेहा की बात सुनकर युवराज को गुस्सा